Okay. So the next thing that we'll have to study is the customer driven marketing strategy. As we've already talked about the shifts in marketing philosophies, and the last one was that you need to create value for the customer, and you always develop all of your strategies and all of your marketing tactics keeping your customer in mind. First, it used to be supply based, जिसमें आप कह रहे थे कि जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतने ज्यादा लोग जो हैं वो उन चीजों को खरीदेंगे और आपको प्रॉफिट होगा. बट लास्ट हमने ये देखा कि अब कस्टमर को देख के आप सारी चीजें क्रिएट करते हैं, एंड कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना जो है वो आजकल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी की प्रेफरेंस है. तो उसमें सबसे पहले जो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंड दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज आल्सो क्वेश्चन, कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है. सो मार्केटिंग जो सेगमेंटेशन है दैट रिक्वायर्स डिवाइडिंग द मार्केट into smaller segments with distinct needs, characteristics, behavior that might require separate marketing strategies or mixes. Now, segmentation means dividing. Market segmentation means dividing of the people within your market. For example, there can be multiple type of segmentation, वो भी हम देखेंगे, but mainly, for example, gender, male and female, both are different, they have different needs, and इस बेस पे आप टारगेट मार्केट अपनी डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या मेल्स को टारगेट कर रहे हो, फीमेल्स को टारगेट कर रहे हो. देन इनकम की बेस पे आप टारगेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, बिकॉज वो डिफरेंट होता है हर कंट्री में, आपकी एक लीड क्लास होती है जो टॉप इनकम वाले लोग होते हैं, उसके बाद आपकी अपर क्लास है, फिर आपके पास मिडिल क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, एंड देन लोअर क्लास है. So all of them have different buying power और इनकम. तो आप इनको क्या करते हो कि आप डिसाइड कर लेते हो. फॉर एग्जांपल, फॉर योर प्रोडक्ट यू विल डिसाइड कि आपने मिडिल इनकम लोगों को टारगेट करना है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट. सो दिस इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन, कि आप मार्केट को डिफरेंट क्राइटेरियाज पे डिवाइड कर लेते हो, एंड देन यू सिलेक्ट कि मार्केट के किस सेगमेंट को आपकी कंपनी टारगेट करती है. फॉर एग्जांपल, एप्पल कंपनी वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को एंड फुली लोअर क्लास को टारगेट नहीं करती, बिकॉज वो उनकी प्रोडक्ट्स को बाय कर ही नहीं सकते. तो इस वजह से आपको बड़ा क्लियरली ये देखना जरूरी है कि क्या जो है वो आपकी टारगेट मार्केट है, ताकि वो आपकी चीज खरीद सकती है या नहीं खरीद सकती. तो इसमें और जरा और देखते हैं मजीद इसमें कौन कौन सी चीजें हैं. अच्छा जी, सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट, ये आपको मैंने याद होगा वो बुलविक इफेक्ट में भी और बाकी सप्लाई चेन में भी समझाया था कि बिल्कुल एंड पे जो हमारी चेन में बंदा होता है जो कंज्यूम कर लेता है प्रोडक्ट्स को, उसको हम कह देते हैं कि वो कंज्यूमर है. तो आपने ये देखना है कि कंज्यूमर की कौन सी मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो. सेगमेंटिंग बिजनेस मार्केट्स. बिजनेस मार्केट्स कौन है? जो आपका बी टू बी लोग चीजें खरीद रहे हैं, जो बी टू बी आपका कस्टमर है. हो सकता है कि आप बी टू बी बी टू सी दोनों में डील कर रहे हो.
या फिर जिसमें भी डील कर रहे हैं उस मार्केट को जो है वो आपने सेगमेंटेशन में ले आना है एंड देख लेना है कि किन को आप टारगेट करना चाहते हो. Sometimes you are interested in segmenting international markets. For example, developed countries, developing countries, underdeveloped countries, और कॉन्टिनेंट्स की बेस पे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से आप डिवीजन कर लेते हो. इसके लिए कुछ आपको जो है वो इफेक्टिव सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट होता है, विच मीन्स कि कितनी बेहतर सेगमेंटेशन आप करते हो जो कि वाकई ही आपके गोल के साथ, आपकी प्रोडक्ट के साथ, आपकी प्राइसिंग के साथ मैच भी करती है या नहीं है. तो आपको बड़ी अच्छी सेगमेंटेशन करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने टारगेट मार्केट ही सही चूज ना की तो उसका मतलब है कि आप आगे फ्यूचर में जाके वो प्राइसेस या वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप उन प्राइसेस पे बेच नहीं सकोगे, कोई ना कोई इशू हो जाएगा. नाउ ये 4 किस्म की मेजर सेगमेंटेशन हो रही होती है. जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन एंड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. ऑल्दो इनकी फर्दर आगे टाइप्स एंड काइंड्स हो सकती हैं, बट ये 4 किस्म की मेजर सेगमेंटेशन यूज हो रही होती हैं. तो किस किस तरीके से इसको यूज करते हैं. नाउ जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. जियोग्राफिक सेगमेंटेशन जैसे आपको पता है जियोग्राफी से होगी, तो आपका जो लैंडमार्क्स हैं और जो आपके बॉर्डर्स हैं वो सारे इसको एक्चुअली डिसाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू डिवाइड द मार्केट इनटू नेशंस लाइक कंट्रीज, regions, states, counties, sites, और even neighborhoods. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च करने लगे हैं, तो आपने देखा बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं दे स्टार्ट फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अभी इसको कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर इसमें लॉन्च कर दें. आपने बहुत दफा देखा है, जो अभी तो खैर काफी ग्रो कर गया, बट जो फास्ट फूड है it is still not going to small cities. So कई दफा आप ज्योग्राफी की बेस पे जो है वो अपनी सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ इन जगहों पे ही टारगेट करना है. इसी तरह विद इन इवन वन सिटी, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है, तो उसमें हो सकता है कि आपको कह रहे हो कि F6 के एरिया में, F7 के एरिया में, मे बी F10 एंड F11 के एरिया में आप चीजें सेल करेंगे. क्यों? बिकॉज वहां आप समझते हैं कि इस तरह का कस्टमर जो है वो आता है जो आपकी प्रोडक्ट को खरीद सकता है. सो जब भी ज्योग्राफी की बेस पे सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं तो उसमें ये सारी चीजें पॉसिबल है आना. तो आप एक ज्योग्राफिकल यूनिट बना लेते हैं और उस यूनिट के हिसाब से फिर अपने कस्टमर्स को फोकस करते हैं कि इन कस्टमर्स को हमने सर्व करना है. देन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें फर्दर बहुत सारी फर्दर टाइप्स हैं. व्हेन यू डिवाइड द मार्केट into segments based on variables such as age. एज की बेस पे आप बहुत सारे सेगमेंट्स बनाते हैं. देयर इज अ वर्ड व्हिच इज नोन एज कोहर्ट्स. कोहर्ट is a word that is used for a specific group of people belonging to one age. So आप कोहर्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. मसलन बहुत सारे लोग जो हैं टीनेजर्स,
senior citizens, middle-aged, toddlers, infants, adolescents, adults, ये सारी जो जो टर्मिनोलॉजी है, ये आप एक्चुअली एज की वजह से देते हैं। सो आपने जो ग्रुप बनाए होते हैं एज वाइज कि उन लोगों को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल, एक फार्मेसी की कंपनी है जो मल्टीविटामिन्स बनाती है। तो वो पहले डिसाइड करती है कि हमने कौन से कोहर्ट को, कौन सी एज के लोगों को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए एंड टॉडलर्स के लिए बनाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो अबव 50 लोगों के लिए बनाते हैं। अब तो बल्कि नया उन्होंने बिजनेस ऐसा शुरू कर दिया है कि आप जाके डॉक्टर को या फार्मासिस्ट को बताएं कि ये आपकी एज है और इस रेंज में आपको चाहिए तो कौन से विटामिन्स आपको खाने हैं। तो आपको आपकी एज के हिसाब से पोर्शन किया होता है कि ये आपके लिए विटामिन्स बने हुए हैं। सो जब इस बेस पे आप सेगमेंटेशन करते हो तो वो आपकी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हो जाती है। लाइफ साइकिल स्टेज, अगेन ये भी आपकी एज का ही होता है। एज का लाइफ साइकिल स्टेज पे आप सेगमेंटेशन कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, एज में आप क्या करते हो कि कुछ इस तरीके से आप इसको बना लेते हो: बर्थ, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। तो आप इसको डिवाइड कर लेते हो कि डिक्लाइन में कुछ लोग हैं या वो है, मेच्योरिटी में है, ग्रोथ में है, या फिर आपकी बर्थ के बाद वाला टाइम। तो इस तरीके से भी आप डिविजन कर सकते हो। जेंडर की बेस पे भी हमने बात की कि मेल एंड फीमेल की बेस पे आप टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इनटू मेकअप प्रोडक्ट्स, तो आपको यू नीड टू बी वेरी क्लियर आजकल कि आपने मेल मार्केट को टारगेट करना है या फीमेल को। एंड देन इनकम का मैंने अभी आपको बताया कि इनकम की बेस पे लीड क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड एक्सट्रीमली, फॉर एग्जांपल पुअर क्लास जो है, अगर इसमें बनाए तो। सो इनकम की बेस पे भी आप लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन की बेस पे भी लोगों को डिवाइड किया जा सकता है। एंड देयर कैन बी मल्टीपल वेज। फॉर एग्जांपल, जॉब होल्डर्स एंड बिजनेसमैन। जॉब होल्डर में फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड प्राइवेट एम्प्लॉइज। बिजनेस में फर्दर आप कर सकते हो कि रिटेल का बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है इस बेस पे आपने इनकी मार्केट डिसाइड करनी हो। एजुकेशन बेस्ड, कि कितने एजुकेटेड लोग हैं, उस हिसाब से आप उनको टारगेट करते हो। देन रिलीजन बेस्ड आपकी कई दफा सेगमेंटेशन होती है, एथनिसिटी बेस्ड होती है, एंड जनरेशन बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, जनरेशन में आपको आइडिया होगा, बेबी बूमर्स होते हैं, जनरेशन एक्स है, जनरेशन वाई है, इसके बाद कुछ लोग जनरेशन जी भी कह रहे होते हैं, लेकिन कुछ इनको मिलेनियल्स कह रहे होते हैं, कुछ इनको ई जनरेशन कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन। बट स्टिल all of these are categories of different generations. For example, baby boomers are born from this year to this year. The generation X people are born from this year to this year. इसी तरीके से इसकी different divisions हैं, but millennials are considered to be born after year 2000. So इन basis पे भी आप जो है वो अपनी segmentation जो है कर सकते हैं. But all of these are demographic segmentations. ये मैंने आपको समझा दिया कि एज एंड लाइफ साइकिल है जो डिफरेंट ग्रुप्स में, एज के डिफरेंट ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर देते हैं।
जेंडर सेगमेंटेशन ऑब्वियसली आपको मेल एंड फीमेल में डिवाइड कर देता है। इनकम सेगमेंटेशन आपको डिफरेंट इनकम सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देता है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है, इट डिवाइड्स अ मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स बेस्ड ऑन सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन सोशल क्लास में भी डिफरेंट सोशल क्लासेस हो सकती हैं। एक तो हमने इनकम बेस पे किया, एक अदरवाइज जो है वो कि किस तरह के लोग जो हैं वो एक उसमें एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसमें मार्केटिंग एक्चुअली ऐसे आती है कि मार्केटिंग इन इन सोशल क्लासेस को क्लब्स में और डिफरेंट हैबिट्स में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कुछ ऐसे क्लास है जो रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ जिमखाना क्लब, लाहौर क्लब, इस्लामाबाद क्लब, इन क्लब्स की तरफ उनका ज्यादा रुझान है, तो उन्हीं को ही टारगेट करती है व्हेनेवर दे हैव अ नीड ऑफ रेस्टोरेंट। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरियट टाइप और इन जगहों को प्राइवेट जो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनको टारगेट कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ढाबा सिस्टम पे जा रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह फिर फर्दर सोशल क्लासेस जो हैं वो बनाई होती हैं। इसको किसी भी बेस पे आप बना सकते हो। देन लाइफ़स्टाइल है, ऑब्वियसली किस तरह के आप कपड़े पहनते हैं, किस तरह का आपका लाइफ़स्टाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हैं जो घर का खाना प्रेफ़र करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बाहर का खाना प्रेफ़र करते हैं। कुछ लोग का लाइफ़स्टाइल इन टर्म्स ऑफ देयर क्लोथिंग इज़ डिफरेंट, कुछ लोगों का क्लोथिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट है एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। एंड देन पर्सनैलिटी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाना, लोगों से मिलना, फ्रेंड्स से बात-शात करना, इसकी तरफ होते हैं। और कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो घर में बैठना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें। सो इसकी बेसिस पे भी आप कर सकते हो। देन टेस्ट की बेसिस पे भी फॉर एग्ज़ाम्पल के डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं, उसकी बेस पे भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हो कि उनकी सेगमेंटेशन क्या होगी। देन बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। Again, everything is dividing the market, but into segments based on consumer knowledge, attitude, use of a product, and responses to a product. ये किस तरह जो है वो बिहेव करते हैं लोग, अगर इसमें हम थोड़ा सा ये देखें कि लोगों की जो बाइंग हैबिट्स हैं, वो कब और किस तरीके से चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल ओकेशन जो है उन पे जब लोग बाय करते हैं या नहीं करते। फॉर एग्जांपल जब हमारे यहाँ ईद आती है या कोई भी इस तरह की ओकेजन आती है, क्या उस पे लोग ज़्यादा बाइंग करते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइंग करते ही ओकेजन्स पे हैं। शादी के सीज़न में ज़्यादा बाइंग होती है, ईद के सीज़न में ज़्यादा बाइंग होती है। इसी तरह फूड आइटम्स की या फूड प्रोडक्ट्स की बाइंग रमज़ान में ज़्यादा हो जाती है या डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट कम या ज़्यादा हो जाती है। तो कौन से लोग किस तरह जो है वो बाइंग करते हैं। बेनिफिट शॉट कौन-कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग आपने देखा है कि उनका बिहेवियर ये होता है जैसे ही किसी एक चीज़ के साथ लिखा हो सेव ₹5 तो वो एक्चुअल प्राइस नहीं देखते। सिर्फ़ वो सेव ₹5 देख के पिक कर लेते हैं वो चीज़, कि इसमें कुछ ना कुछ डेफ़िनिटली सेविंग हो रही है।
तो वो बेनिफिट्स देख रहे होते हैं कि कौन से बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। यूजर स्टेटस क्या है, किस स्टेटस से वो बिलोंग करता है, एंड अदरवाइज वो क्या सोचता है जब प्रोडक्ट खरीदता है। यूजेज रेट का है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है बाइंग की। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े इनसिक्योर किस्म के होते हैं, वो एक प्रोडक्ट लेके आते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स उन्होंने उसकी सेव की होती है। रीजन क्या होता है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, यूजेज की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर टूथपेस्ट की बात करें तो सम पीपल ओनली ब्रश वंस, सम डू इट थ्राइस, सम डू इट ट्वाइस। तो कितना यूजेज का जो रेट है वो कितना ज्यादा है। तो कई घरों में कई लोगों के पास सेम प्रोडक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है बिकॉज फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और कई घरों में जो है वो वही प्रोडक्ट जो है वो काफी टाइम निकाल जाती है बिकॉज आपका जो यूजर का रेट है या जो फ्रीक्वेंसी है वो कम ज्यादा होती है। देन बिहेवियर की बेस पे ही अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने बात की थी कस्टमर की पूरी जर्नी की। यहाँ उसको भी अवेयरनेस भी नहीं होती, और यहाँ आके फिर अवेयरनेस होती है, फिर वो कंपेटिटर एनालिसिस करता है कि प्रोडक्ट कितनी अच्छी बुरी है, एंड फिर वो सोचता है कि शायद मैं इसको खरीदूंगा। बाइंग इंटेंशन होती है, बाइंग इंटेंशन के बाद वो एक दफा बाय करता है, फिर वो रिपीट यूजर होता है, और उसके बाद वो लॉयल कस्टमर होता है कि वो उसी कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट खरीदने लग जाता है, और फिर वो इवेंचुअली डिलाइटेड कस्टमर बन जाता है। एक्चुअली लॉयल्टी स्टेटस में आपने देखना होता है कि आपका कस्टमर इन स्टेप्स में से एग्जैक्टली कहाँ फॉल कर रहा है। एंड विश एंड ड्रीम ऑफ एवरी कंपनी इज टू क्रिएट द डिलाइटेड कस्टमर, बिकॉज ये बाकी दूसरे कस्टमर्स को भी खींच के लेके आता है इस तरफ। बट हो सकता है कुछ कस्टमर्स इधर हों, कुछ कस्टमर्स इधर हों, कुछ कस्टमर्स इधर हों। तो जिस कस्टमर को भी आपने टारगेट करना है, आप उस कस्टमर का लॉयल्टी स्टेटस जो है वो दे देते हैं। जी, इसको इसके दो टाइटल्स हैं। ये जो स्टेप है ना ये वाला, इसका मेन दो टाइटल आते हैं। अच्छा आपने पूछा है, एक तो इसको कहते हैं कस्टमर जर्नी, इस नाम से भी इसको जाना जाता है कि कस्टमर की जर्नी क्या होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अननोन टू अ प्रोडक्ट टू बिकमिंग अ डिलाइटेड कस्टमर। एक तो ये कहते हैं। फिर इसको ज्यादा फेमस जो नाम दिया जाता है वो कहते हैं कस्टमर टच पॉइंट्स। इस पूरी जर्नी को अगर इनको पॉइंट्स को देखा जाए तो इसको कस्टमर टच पॉइंट्स कहते हैं, कि पहले कस्टमर कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, और एंड पे कैसा कस्टमर बन गया। और एट अ टाइम आपके पास ये पूरे टच पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये सोचो कि पेप्सी या कोक है, तो उनके ये डिलाइटेड कस्टमर्स होंगे जो दूसरों को भी जबरदस्ती कहते होंगे कि आप पेप्सी एंड कोक पिए। और अभी कुछ ऐसे कस्टमर्स आजकल बने होंगे जो पेप्सी तो पीते होंगे लेकिन साथ मिरिंडा भी पीने लग गए होंगे। मे बी दे आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पहली दफा जिंदगी में पेप्सी खरीदी होगी। कुछ ऐसे होंगे जो सोचा होगा कि मैंने पेप्सी खरीदनी है बट अभी तक खरीद नहीं सके होंगे या खरीदी नहीं होगी। एंड कुछ ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि पेप्सी क्या है बट इंटेंशन नहीं होगी बाइंग की। कुछ ऐसे होंगे जिनको शायद पता भी ना हो या कंपैरेटिव एनालिसिस ना हो, एंड करते करते ये सारी चीजें। इसीलिए आपने देखा है कि जितनी भी फेमस कंपनीज हैं ये कंटिन्यूअसली मार्केटिंग करती रहती हैं। तो इस तरीके से इसको जो है ना वो जान रहे होते हो आप। नाउ हमने बहुत सारी बातें की कि सेगमेंटेशन ये होती है वो होती है।
बट क्या हम सिर्फ एक सेगमेंट यूज करते हैं? नो। बहुत मुश्किल है कि कोई एक प्रोडक्ट एक ही सेगमेंटेशन यूज करती हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई मेकअप मेकअप की कंपनी है फीमेल्स की, जो अच्छा क्वालिटी वाला मेकअप बनाती हैं, तो वो एक तरह की सेगमेंटेशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखने को तो बंदा कह रहा है कि अगर वो फीमेल्स के मेकअप में डील करती हैं या उसकी प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो ठीक है, फीमेल उनकी सेगमेंटेशन होगी, बट ऐसा नहीं है। फीमेल सेगमेंटेशन इज वन सेगमेंटेशन। आपने जेंडर की बेस पे सेगमेंटेशन की, बट कौन सी ऐसी फीमेल्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट खरीदने की इनकम पावर भी रखती हैं, बाइंग पावर भी है उनके पास? तो आपने कहा फीमेल्स ऑफ एलीट क्लास या अपर क्लास। अगेन, जब आप अपर क्लास को सोचते हो तो आपको जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन भी करनी पड़ेगी। रीजन क्या है कि अपर क्लास में भी ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? ये ना हो कि आप फॉर एग्जांपल एक ऐसे एरिया में बेच रहे हो जहाँ एक फैमिली अपर क्लास है, सपोज कर लेते हैं। अपर क्लास तो है, फॉर एग्जांपल एक गांव है और उसमें कोई एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो कहने को तो वहां लोग रह रहे हैं, अपर क्लास लोग हैं, बट बाकी लोग तो अपर क्लास नहीं है। तो आपने ये भी देखना है कि कौन से एरिया में जो है आपकी अपर क्लास, तो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन भी होगी, इनकम वाइज और क्लास वाइज भी होगी और जेंडर वाइज भी होगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल सेगमेंटेशन। व्हाई डू वी डू इट? इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्मॉलर एंड बेटर डिफाइंड टारगेट ग्रुप्स। तो वहां आपको ये क्लैरिटी हो जाती है कि एग्जैक्टली आपकी कौन सी मार्केट है जिसको आपने चीजें सेल करनी है। देन कंज्यूमर मार्केट के बाद आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपको जो बिजनेस है, बी टू बी जो आप अगर डील कर रहे हो, तो उसको कैसे डिवाइड करना है। सो कंज्यूमर्स एंड बिजनेस मार्केट्स यूज मेनी ऑफ द सेम वेरिएबल्स टू सेगमेंट देयर मार्केट। बिजनेस मार्केट के लिए भी आप यही चीजें देख तो रहे होते हो, बट फॉर एग्जांपल इसमें जेंडर आप नहीं देख रहे होगे, ज्योग्राफी देख रहे होगे, क्लास देख रहे होगे। क्लास में इसमें आ जाएगा आपके कौन से बिजनेसेस हाईली प्रॉफिटेबल हैं, कौन से बिजनेसेस जो हैं वो लेस प्रॉफिटेबल है, कौन से मीडियोकर प्रॉफिटेबल है। इंडस्ट्रीज आ जाएगी कि एजुकेशन इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, एंड कौन सी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, उसकी बेस पे आप इसको डिवाइड कर रहे होगे। आई होप आपको ये बी टू बी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था। बिजनेस टू बिजनेस जब डील करना होता है तो तब आप किस तरीके से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने अपने कंज्यूमर को टारगेट किया हुआ है कि तकरीबन सारे ही स्कूल जाने वाले बच्चे और सारे ही ऑफिसेज के लोग मेरे कस्टमर्स हैं, बट इसके साथ मैंने एजुकेशनल इंडस्ट्री जो है उसको भी टारगेट किया हुआ है कि एजुकेशन इंडस्ट्री में जितने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आते हैं उनको भी मैंने चीजें बेचनी है। कुछ और वेरिएबल्स जो इसमें देखे जाते हैं कि जो कस्टमर है बी टू बी वाला वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। मसलन एक यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं मार्कर बेचना चाहता हूँ, बोर्ड मार्कर्स। उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस क्या हैं, हाउ डू दे ऑपरेट। फॉर एग्जांपल, अगर वो यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑनलाइन को डील करती है, ऑनलाइन क्लासेस को, तो फिर तो मैं मार्कर उसको नहीं बेच सकता। चलो, वो ऑन कैंपस क्लासेस करते हैं, बट ऑन कैंपस क्लासेस में भी उनके पास डिजिटल बोर्ड्स हैं, डिजिटल पेन्स हैं। तो मेरे जो स्टेशनरी के बोर्ड मार्कर्स हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर्स हैं, मैं वहां सेल नहीं कर सकता। परचेजिंग अप्रोचेस, क्या वो बल्क में बाय करते हैं
या हो सकता है उन्होंने एक वहां किसी रिटेल शॉप में से 7 चीजें खरीदते हों, या वो किस तरीके से अपनी जो है परचेजिंग करते हैं। फिर सिचुएशनल फैक्टर्स फर्दर हो सकते हैं कि उनकी अपनी सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल उनकी लोकेशन क्या है उन जगहों की, उन बिज़नेसेस की। अ, अगर फॉर एग्जांपल वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में है, तो फिर उनके उनके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन अगर वो किसी बहुत ही रूरल एरिया में है, तो हो सकता है वहाँ कॉम्पिटिटर्स ना पहुँचते हों, जो प्रोडक्ट आप उनको बेचना चाह रहे हो, तो फिर आपको वहाँ पहुँचना पड़े और वहाँ फ़ायदा-नुकसान आपको हो जाए। एंड देन अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द ऑर्गनाइज़ेशन एंड ऑफ द पीपल। फॉर एग्जांपल आपको जो परचेज़ मैनेजर है, अगर हम बिल्कुल ही पर्सन ए की बात करें, जो परचेज़ मैनेजर है उसको देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, किस तरीके से है एंड कैसे डील करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो तो एक्चुअली मार्केट सेगमेंटेशन में। Then inter-market segmentation. This involves forming segments of consumers who have similar needs and buying behavior even though they are located in different countries. For example, यूएस की मार्केट है और सपोज एक चाइना की मार्केट है, although location wise they are completely different, but और ये पाकिस्तान की है फॉर एग्जांपल। आपको पता है कि यहाँ भी मैकडॉनल्ड्स खाने वाले लोग हैं, यहाँ भी मैकडॉनल्ड्स खाने वाले लोग हैं और यहाँ भी मैकडॉनल्ड्स खाने वाले लोग हैं। यहाँ फास्ट फूड खाने वाले लोग हैं। तो आप क्या करते हो, पोर्शन ऑफ दिस कंट्री एंड पोर्शन ऑफ दिस कंट्री को कंसिडर करते हो कि ये आपकी टारगेट मार्केट है, बिकॉज़ ऑल ऑफ देम क्या है इनका? ऑल ऑफ देम हैव सिमिलर नीड्स एंड बाइंग बिहेवियर्स, इवन दो they are located in different countries. So fast food buyers throughout the world are fast food buyers. तो आप इनकी सेगमेंटेशन करते हो, फास्ट फूड बायर्स इन द वर्ल्ड, नॉन फास्ट फूड बायर्स इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया की सेगमेंटेशन कर ली, लेकिन इस बेस पे कि उनकी नीड सिमिलर है, बट दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट नेशंस और डिफरेंट प्लेसेस। Okay, micro marketing is another concept, is the practice of tailoring products and markets program to suit the taste and specific individual and locations. ये बहुत दफा एग्जांपल यूज होती है। फॉर एग्जांपल, you if you try and develop beef burger in India, you're going to have some issues. If you're trying to develop only vegetable burger in Pakistan, you will have some issues. But the same vegetable burger or sandwich or something is the primary need of people जहां आपको वेज और नॉन वेज के डिफरेंट लोग मिलते हैं। सो अगर कोई वेजिटेरियन है, ऐसी सोसाइटी है जहां वेजिटेरियंस हैं, प्योर वेजिटेरियंस हैं, तो वहां जितने भी फास्ट फूड हैं, दे विल हैव टू कम अप विद समथिंग व्हिच ओनली कंटेन्स वेजिटेबल्स। तो वहां वो वेजिटेबल बर्गर, वेजिटेबल सैंडविच, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। बट अगर आप ये सेम चीज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बेचना चाह रहे हो, वेयर पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली वैल्यू मीट, ये जो मीटी प्रोडक्ट्स हैं वो बेहतर प्रोडक्ट्स हैं टेस्ट में भी, अदरवाइज भी। तो वहां अगर आप सिर्फ वेजिटेबल बनाएंगे तो शायद आपको टफ टाइम हो। तो इस तरीके से फिर आप क्या करते हो, आप डिफरेंट जो है टेस्ट उसमें चेंजेस करते हो, साइज में चेंजेस करते हो,
ना एक और चीज, चलो इसी से बड़ी अच्छी एग्जांपल याद आई। आपको पता है जो साशे पैक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल शैम्पू है, आपने फॉरेन कंट्री से कोई बंदा जब आता है शैम्पूज लेके तो बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं, बिग बॉटल्स, फैमिली बॉटल्स। ये नहीं है कि वहां स्मॉल बॉटल्स होती नहीं है, बट हमारे पास यहाँ आपको साशे पैक्स मिलते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, इस डिटर्जेंट्स के, शैम्पूज के, दूसरी प्रोडक्ट्स के। आपको पता है ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है बाइंग पावर का। तो बाइंग पावर की बेस पे आपने प्रोडक्ट का साइज भी चेंज करना होता है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो डेली 200-300 रुपीज कमाता है और डेली की बेस पे उसने चीजें खरीदनी है, तो वो ये 3000 की बॉटल नहीं खरीद सकता किसी वक्त भी, ऑल्दो ये उसकी डेली यूज की चीज है। तो उसके लिए आपको ये माइक्रो मार्केटिंग करनी पड़ती है कि बिल्कुल स्मॉल लेवल पे जाके हर बंदे की जो टेस्ट रिक्वायरमेंट है उसको सूट करना पड़ता है आपको। तो इस तरीके से आप जो चपली कबाब बर्गर एंड ऑल दीज बर्गर्स इन पाकिस्तान, बिकॉज वो आपके टेस्ट को सूट करने के लिए बनाए जा रहे होते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रो मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग इसी में कैसे आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, involves tailoring brands and promotion to the needs and wants of the local customer segments. अगेन वही वाली एग्जांपल्स आ सकती हैं जो भी हमने डिस्कस की हैं कि लोकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप कर रहे होते हो। 3 वर्ड्स मैं यहाँ आपको बता दूं जो इधर भी काम आ सकते हैं, एंड अगर कहीं इंटरनेशनल बिजनेस का कहीं कोई क्वेश्चन है तो उसमें भी वो काम आ सकते हैं। वो 3 वर्ड्स हैं: ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लोकलाइजेशन एंड ग्लोकलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो पूरे ग्लोब में सेम प्रोडक्ट होगी। फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन, सैमसंग एस मॉडल्स, ये आप जहां भी जाएंगे एग्जैक्टली सेम चीज मिलेगी। सोनी कैमरास, sometimes televisions, so all of these are the same products no matter where you go in the globe. So अगर ऐसी अप्रोच हो आपकी तो वो ग्लोबलाइजेशन होती है। अगर आप एक कंट्री में या एक एरिया में जाके कंप्लीटली उनके मुताबिक कोई चीज बना देते हो, कंपनी इंटरनेशनल है बट कंप्लीटली लोकल चीज बना दी। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स एंड केएफसी आपको बारबेक्यू सर्व करना शुरू कर दें पाकिस्तान में, तो वो कंप्लीटली लोकल हो जाएंगे। एंड इसी तरह ग्लोकलाइजेशन इज द थर्ड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, आप बेसिक चीजें ग्लोबल ही रखते हो बट उसमें एडिशन कर देते हो लोकल चीजों की। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स इज देयर टू सेल बर्गर्स, बट वो बर्गर्स में चपली कबाब बर्गर, बारबेक्यू बर्गर एंड अदर टेस्ट्स, इसी तरह वेजिटेबल बर्गर्स। सो दैट थिंग इज नोन एज ग्लोकलाइजेशन। Globalization, same product throughout the globe. Localization, different products in different localities. Globalization, mix of global and local needs. So इस तरीके से आप ये 3 मार्केट्स में जा रहे होते हो। Then there is another concept, individual marketing. It involves tailoring a product or market program to the needs and preference of an individual customer
फॉर एग्जाम्पल 1-to-1 मार्केटिंग, मैस कस्टमाइजेशन। इसका सिंपल मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई कंपनी यहाँ आके, क्लोथिंग कंपनी यहाँ आके कहे कि आप अपने जो जो क्लोथ्स हैं वो हमसे स्टिच करवा लें अपनी मर्जी के, या जिस तरह मैस कस्टमाइजेशन का था कि अगर आपने कंप्यूटर बनवाना है तो आप अपनी मर्जी से कंप्यूटर बनवा लें। किसी हद तक अगर आपको सबवे की स्ट्रेटजी जहन में आए तो वो किसी हद तक इंडिविजुअल मार्केटिंग करती है। जिसकी जो भी नीड है इन टर्म्स ऑफ ब्रेड, इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स, इन टर्म्स ऑफ मीट, इन टर्म्स ऑफ सॉसेस, इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस, इन टर्म्स ऑफ द साइज, वो सब नीड्स को कोशिश करती है फुलफिल करने की। तो इंडिविजुअल मार्केटिंग भी आप कर रहे होते हो। एक और चीज, कई दफा आप देखते हो कि आपको की चेन्स एंड वॉलेट्स मिल रहे होते हैं शॉप्स पे, और वो कहते हैं कि आपने अगर किसी का नाम लिखवाना है तो हम इस पे इम्पोज कर देते हैं उसका नाम लेदर पे। दैट इज ऑल्सो इंडिविजुअल मार्केटिंग। कप्स आपको मिलते हैं, कप्स पे आपका नाम लिख देते हैं। सो इस तरह की सारी जो टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स हैं वो इंडिविजुअल मार्केटिंग में आ जाएंगी। सोशली रिस्पॉन्सिबल टारगेट मार्केट्स, ये CSR के नाम से ऑब्वियसली जाना जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आप लोगों को एक्चुअली ये फील करवाना चाह रहे होते हो कि आप सोसाइटी का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हो। कंसर्न्स फॉर वनरेबल सेगमेंट्स, फॉर एग्जांपल आप कहते हो आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक एजुकेशन, और पेप्सी वाले कहते हैं कि जब भी आप 1.5 लीटर की पेप्सी खरीदते हैं उसका कुछ पोर्शन हम बच्चों के लिए लाइट्स बनाने में स्पेंड करते हैं जिससे उनकी एजुकेशन होती है। इसी तरह किसी टेलीकॉम कंपनी में जब आप बैलेंस डलवाते हैं तो उसका 1 रुपया किसी सर्टेन एरिया के बच्चों को चला जाता है जो फूड डिप्राइव्ड है। इसी तरह आपने अगर मैकडॉनल्ड्स को देखा हो तो मैकडॉनल्ड्स आपको एक टाइम पे बड़े इनएक्सपेंसिव मटेरियल के टिश्यूज देता था, लेकिन मेनली उनका बताना ये था कि हम जो है वो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ताकि एनवायरनमेंट ठीक रहे। सो आप कंसर्न शो करते हो फॉर वनरेबल सेगमेंट्स एंड उस तरीके से मार्केटिंग करते हो। देन there's another concept that is known as product positioning or product position। प्रोडक्ट पोजीशन का मतलब सिंपल ये है कि आपकी कोशिश होती है या आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में किस जगह पे प्लेस करवाना है। फॉर एग्जांपल, whenever we think of Q Mobile in terms of price, अगर ये हमारे पास प्राइसिंग एरिया है माइंड में, दिस इज द प्राइसिंग एरिया इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन्स, तो वी प्लेस Q Mobile somewhere here, we place Samsung somewhere here, but Samsung also has a lot many models जिनको हम इधर भी प्लेस कर रहे होते हैं और कहीं इधर भी प्लेस कर रहे होते हैं। Whenever we think of iPhone, we place it somewhere here and maybe here, बस इसके नीचे कुछ नहीं होता। इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप टेलीविजन में अगर सोनी को प्लेस करते हैं, सैमसंग को प्लेस करते हैं तो वो शायद अपर उसमें प्लेस करते हो, TCL को प्लेस करते हैं तो वो इधर है, एंड बाकी प्रोडक्ट्स जो है आपके उस हिसाब से चल। सो इट इज द position of your product in the mind of the customer।
और वो कॉन्शियसली क्रिएट की जाती है। इज अ वे a product is defined by the consumer on an important attributes कि कैसे वो उसको डिफाइन करता है। तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट द वैल्यू। अब इस चैप्टर में से आपके दो क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस कवर होते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर टारगेट कस्टमर्स, किस तरीके से आप वैल्यू क्रिएशन करते हैं। एंड दूसरा मेजर क्वेश्चन आपका जो होता है, दैट इज अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन, टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, हाउ डू यू सेगमेंट द मार्केट। जिस तरीके से भी सेगमेंटेशन का या वैल्यू क्रिएशन के ये कुछ पोर्शन को कवर करता है, बट मार्केट सेगमेंटेशन के ये सारे पोर्शन को कवर करता है। सो ये दो मेजर क्वेश्चंस आप इसमें से डिराइव करोगे। Excuse me, अस्सलाम वालेकुम sir. जी वालेकुम सलाम। Sir, I had a question. आपने भी जिस तरह कहा है कि इसमें से 2 क्वेश्चंस डिराइव होते हैं। जी तो जब हम कस्टमर ड्रिवन वैल्यू स्ट्रैटेजी या क्रिएटिंग वैल्यू की बात करते हैं तो इज दिस लाइक दैट सप्लाई चेन जो आपने हमें बना के दिखाई थी? नहीं, ये है कि आप कॉन्शियसली कौन से वो अच्छा, वो वैल्यू चेन थी कि जब आप प्रोडक्ट में वैल्यू इंक्रीज करते हो एट डिफरेंट लेवल्स, हाँ जी। वो सप्लाई चेन में भी आती है, वैल्यू में भी आती है, बट ये अब पर्टिकुलरली है कि उस वैल्यू चेन में कस्टमर को सोचते हुए आप कैसे वैल्यू एडिशन करते हो। सही। ठीक है, तो तो यहाँ इसमें कस्टमर वो को माइंड में रख के अगर पूरी वैल्यू चेन को देखते हो, एक्चुअली यहाँ जो हम वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, देखो हमने जब पहले सप्लाई चेन में वैल्यू की बात की थी, उसका मतलब पता क्या था? उसका मतलब ये था कि एक रॉ मटेरियल को कैसे ज्यादा वैल्यूएबल बनाया जाता है। जी। एक कॉटन है, कॉटन बड है, उससे आप शर्ट या कैप बना लेते हो, जी। तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी ना। हाँ जी, हो गई। तो उस सप्लाई चेन में हम वो वाली वैल्यू की बात कर रहे थे कि कैसे रॉ ठीक मटेरियल्स है। को कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट चीजों में। इसमें ये जो वैल्यू हम कस्टमर के लिए वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसमें प्लीज ये चीज याद रखना, इसमें हम ये वैल्यू की बात कर रहे हैं कि जब कस्टमर कोई चीज खरीदने जाता है तो वो जितने पैसे दे रहा होता है उतने पैसे में जब उसको कोई चीज मिल रही होती है तो वो उसको वैल्यूएबल समझता है या नहीं समझता। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, जब सेल लगी होती है और एक 1000 रुपीज वाली चीज 200 की आपको मिल रही होती है, तो आप कितने खुश होते हैं। हाँ जी। वो दैट इज द, बिकॉज आप खुश एक्चुअली इसलिए हो रहे थे, यू फील के मेरे लिए 200 रुपए की ये बड़ी अच्छी चीज मुझे मिल गई है और बहुत वैल्यू है इस चीज की, इसकी वैल्यू 1000 की है हाँ। और मुझे 200 की मिल गई है। जी, जी। इस इन्हीं बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं इफ वी वांट टू बाय अ प्रोडक्ट और वी डू नॉट वांट टू बाय अ प्रोडक्ट, ये कितनी हम तो उसको इसमें वैल्यू देते वो हैं। जी तो इसके अंदर वो वाला लाइक प्रोसेस आता है जो कस्टमर को हमने डिलाइटेड कस्टमर तक लेके जाना होता है। वो वाला एस्पेक्ट इनडायरेक्टली आता है कि अगर आप वैल्यू जनरेट कर रहे हो तो आपका कस्टमर नॉर्मल कस्टमर से डिलाइटेड कस्टमर की तरफ जाएगा, ठीक है। उसको ड्राइव कर सकती है वैल्यू क्रिएशन। अच्छा। तो मतलब कि इसको मतलब अगर हमें आंसर करना हो तो एक नॉर्मल से नोट फॉर्म में होगा, इसमें ऐसा कोई हमें प्रोसेस वगैरह नहीं बताना पड़ेगा। सेगमेंटेशन में प्रोसेस नहीं बताना पड़ेगा।
सेगमेंटेशन में तो ज़ाहिर है सेगमेंटेशंस आपके सामने हमने वो सामने है। एक्सप्लेन करनी है जिस तरह की है इन देयर यूसेज। हाँ जी। जी, उसकी एग्ज़ाम्पल देते-देते आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाना है। हुँ। हाँ, एंड सर आई हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सेगमेंटेशन जो आपने ग्लोबलाइज़ेशन, लोकलाइज़ेशन और ग्लोकलाइज़ेशन बताई है। तो इन तीनों में जो मैकडॉनल्ड्स का जो ब्रेकफ़ास्ट मेन्यू वाली जो ऑप्शन है, जी। क्योंकि आप अगर नोटिस करें तो वो कंट्री बाय कंट्री वेरी करते हैं ब्रेकफ़ास्ट्स। जी, बिल्कुल तो ऐसे ये ही। इन तीनों में से लोकलाइज़ेशन में फ़ॉल करेगा या ग्लोकलाइज़ेशन में? आई थिंक लोकलाइज़ेशन में करेगा, बिकॉज़ वो उसके साथ कॉफ़ी ऑफ़र कर रहे होते हैं, हुँ, हुँ। उसके साथ वो पैनकेक्स ऑफ़र कर रहे होते हैं अगर कर रहे हों तो। अब हुँ, डिपेंड हुँ। करता है वो कितना वो जो जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रेकफ़ास्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी वो जी, जो जी। कटलेट्स वग़ैरह भी होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो हुँ, हुँ। कितनी यहाँ पाकिस्तान में खाई जाती है वो जो डिश है या कितनी वो हुँ, दुनिया हुँ। में खाई जाती है, उस पे डिपेंड करेगा। जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो पराठे बेचना शुरू हो जाएँ, हुँ। नाउ दैट इज़ कंप्लीट लोकलाइज़ेशन। हाँ जी, क्योंकि वो लोकल्स को कैटर कर रहे हैं वो बिल्कुल एंटायरली। ही लोकल्स को कैटर कर रहे हैं। हुँ। और अगर वो अ, अभी जिस तरह उन्होंने मिक्स सा बनाया हुआ है, ये चीज़ें आपको दुनिया में हर जगह पे मिल रही होती हैं एंड दे आर एक्सपर्ट इन दैट। पाकिस्तान के लिए उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं करना पड़ा। ग्लोब में काफ़ी जगहों पे जी, ये जी। चीज़ें बेच रहे हैं वो। तो हो सकता है कि चलें उसको ठीक है सर। हाँ, मतलब हम ग्लोकलाइज़ेशन ही कह दें। ओके जी, थैंक यू सर। Okay. So next is the question of new product development. इसमें कौन से स्टेप्स हैं और न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके बारे में हमने इसमें चीज़ें थोड़ी-सी देखनी है। आई विल बी इवन मोर क्विकर बिकॉज़ हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा और एंड में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, वो मैंने आपको लाज़मी करवाना है। सो जहाँ प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि हमें ये चीज़ें आती हैं। नाउ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट सबसे पहले ये एक्चुअली पूरा उसका स्टेप है एंड इफ यू हैव टू फेस दिस क्वेश्चन these are the headings and this is the diagram that you'll have to make. सबसे पहले आपको प्रोडक्ट आइडिया आता है। प्रोडक्ट आइडिया का मतलब है कि आप कुछ सोचते हो कि ऐसी चीज होनी चाहिए। उसके बाद आइडिया को एक्चुअली स्क्रीन किया जाता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। आइडिया स्क्रीनिंग है। फॉर एग्जांपल मैंने अकेले ने बैठ के ये आइडिया सोचा कि कोई नई प्रोडक्ट बनानी है, लेकिन जब मैंने इस पे ज़रा थॉटफुल प्रोसेस खुद ही लगाया या किसी से पूछा या टीम बैठा दी आइडिया स्क्रीनिंग के लिए, तो पता चला कि ये इट इज़ नॉट डूएबल। समहाउ इट इज़ नॉट डूएबल एंड अगर इफ इट इज़ डूएबल, आइडिया स्क्रीन होके भी पास हो गया, तो फिर उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होता है। प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, आप अपने पास उसको एक एक फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है तो चीज़ें लिख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से बन सकती है या कोई डिज़ाइन की चीज़ है तो डिज़ाइन कर लेते हैं एंड देन आप उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद आप उसको मार्केट करने की स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं कि किस तरीके से इसको हमने मार्केट करना है। फिर आप इसके बाद अपना बिज़नेस एनालिसिस करते हैं कि क्या आपको ये सूट भी करता है कि नहीं करता एंड देन यू एक्चुअली डेवलप द प्रोडक्ट एंड फिर जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाती है तो आप उसको मार्केट में टेस्ट करते हैं एंड देन यू गो टू द कमर्शियलाइजेशन स्टेज। एक चीज यहाँ बताऊं, ये ये इस टाइप की अप्रोच आपकी होती है, आप उसमें लिख भी सकते हो कि इट इज अ फनल टाइप मैकेनिज्म। फनल टाइप मैकेनिज्म का मतलब ये होता है
कि you start with about 1000 ideas, but you end up commercializing maybe one product. And this is a true figure that almost out of 1000 ideas, one is usually converted to the product which can be used in the commercialization process. Commercialization का मतलब है कि अब वो दुनिया को आप बेच रहे हैं. आइडिया जनरेशन जो है वो सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट है. स्पेशली लोग बैठे होते हैं कंपनीज में जो सोच ही रहे होते हैं कि नई प्रोडक्ट क्या बनानी है. फॉर एग्जांपल नई गेम्स बनती हैं, नई प्रोडक्ट्स बनती हैं, नए नीड्स को देख के कुछ ना कुछ सर्विसेज बनाई जाती हैं. तो कैसे आपको आइडिया आ सकता है? या तो आपके अपने लोग बैठे होते हैं और वो सोचते रहते हैं और वो नए आइडियाज बनाते रहते हैं, या फिर आप सिंपली एक्सटर्नल मार्केट से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आइडिया बाय कर लेते हो, या कोई एक्सटर्नल बंदा आ जाता है. फॉर एग्जांपल एक नया ग्रेजुएट है, उसने कोई अपना प्रोजेक्ट किया और उसने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कोई आइडिया सोच दिया, तो वो आके कंपनीज को बेच सकता है, वो कंपनीज को दे सकता है. तो इट कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ थिंग्स आर पॉसिबल. Internal sources refers to the company's own formal research and development teams. अपनी डेवलपमेंट की टीम होती है, रिसर्च की R&D की जो टीम्स होती हैं, मैनेजमेंट स्टाफ एंड एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स. External sources refer to the sources outside the company such as customers. Customers भी आपको आके बताते हैं. कंपेटिटर ने बनाई तो आपको आइडिया आ गया. डिस्ट्रीब्यूटर आपको कह देता है ऐसी चीज बना दें, सप्लायर कह देता है, एंड आउटसाइड डिजाइन फर्म्स या कोई भी आपको आके कह सकता है, या आप किसी से आइडिया ले सकते हो कि ऐसी प्रोडक्ट बन सकती है. क्राउड सोर्सिंग is a method जिसमें आप क्या कहते हैं कि it involves inviting brand communities of people, which means customers, employees, and independent scientists, and a researcher, and even public at large into a new product innovation process. आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको मजीद आपने इनोवेट करना होता है या उससे मिलती जुलती कोई नई प्रोडक्ट बनानी होती है, तो आप स्पेशली इन लोगों को बुला के बहुत दफा एज अ कस्टमर हमसे पूछते होते हैं कि डू यू लाइक द टेस्ट ऑफ दिस थिंग, डू यू थिंक एनी इंप्रूवमेंट इज नीडेड, डू यू थिंक प्राइसिंग इज राइट. ये सारी चीजें वो आपसे इसलिए पूछ रहे होते हैं कि वो इवेंचुअली उन चीजों को ठीक कर सकें. एंड इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, एम्प्लॉइज से लेके साइंटिस्ट से लेके आम कस्टमर तक. नाउ आइडिया स्क्रीनिंग में एक्चुअली क्या हो रहा होता है? अच्छे आइडियाज आपको आ तो गए हैं, क्रिएटिव आइडियाज आ तो गए हैं, बट आपने RWW स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क यूज करना होता है. वो क्या है? इज द आइडिया रियल? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने मार्स पे रेस्टोरेंट बनाना है, उसका तो कोई फायदा नहीं है, बन नहीं सकता. इट्स नॉट अ रियल, इट इज अ क्रिएटिव आइडिया, इट इज अ यूनिक डिफरेंट आइडिया, बट इट इज नॉट रियल. सेकेंड, if it is real, it can be done. Can we win using this idea? क्या हम कंपेटिटर से बेहतर काम कर सकेंगे? एंड इज इट वर्थ डूइंग? और क्या बेहतर काम करने के बाद हम पैसा कमा सकेंगे या जो भी हमारे गोल्स हैं वो अचीव कर सकेंगे कि नहीं? सो RWW स्क्रीनिंग प्रोसेस पे आप इसको स्क्रीन कर लेते हो. इफ इट इज पास्ड, then you develop a concept. Product idea is an idea for a possible product that company can see itself offering to the market. But ये आइडिया अभी तक आपके जहन में और आपके पेपर पे है, आपने प्रोडक्ट बनाई नहीं है. But product concept is a detailed version of an idea stated in meaningful customer terms. अब आप इस पे मजीद जो लिखते हो, डिजाइन बनाते हो, थोड़ी बहुत कॉस्ट को देख रहे होते हो, मटेरियल कौन सा लगेगा, जब आप ये चीज लिखना शुरू करते हो तो आप एक्चुअली प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बनाना शुरू हो जाते हो. देन प्रोडक्ट इमेज इज अ वे कंज्यूमर्स परसीव एन एक्चुअल और पोटेंशियल प्रोडक्ट. फिर आप
कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कि उसको इसका किस तरीके से फायदा होगा और किस तरीके से इस प्रोडक्ट को देखेगा। जब वो आपने लिख लिया, कर लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया, then you need to go towards the testing of the product. Concept testing refer to testing new product concept with group of target consumers. आप लोगों के पास लेके जाते हैं, कुछ लोगों को बुलवाते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, चीज इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं कर सकते, लोग आपको उसके बारे में फीडबैक देते हैं, एंड देन फीडबैक की बेस पे आप अभी फर्दर उसको आइडिया को लेके चल रहे होते हैं। एंड मैं आपको बताऊं, बहुत सारे आइडियाज बहुत दफा फेल होने के बाद सही आइडियाज बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट देखी होगी DW40 के नाम से, वो घर में यूज हो रही होती है, बहुत सारी चीजें जो आपकी जो जंग वगैरह लग जाता है उनके लिए। उसकी 39 अटेम्प्ट फेल हो गई थी और 40th अटेम्प्ट पे वो केमिकल फॉर्मूला ठीक बना था, बट वो जितने साल से बना है तब से अब वो काम कर रहा है। इसी तरह वैक्यूम क्लीनर्स ने बड़ा टाइम लिया, बट इवेंचुअली आप जब कॉन्सेप्ट टेस्टिंग और वो प्रॉपर चीजें कर लेते हो, तो देन यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। फिर आप देखते हो कि किस तरीके से और किन लोगों को आपने ये चीजें बेचनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये 70 फील्ड ट्राइज के बाद उनको सक्सेस मिली थी। ऐसी मेनी अदर कंपनीज जिनके यही हालात है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट जो है, उसमें आपने एक्चुअली पूछ क्या रहे होते हो। टारगेट मार्केट डिस्क्रिप्शन, जो भी हमने बात की शुरू में, कि किन लोगों को आपने टारगेट करना है। वैल्यू प्रपोजिशन प्लान के लोगों के लिए क्या वैल्यू उसकी होगी, एंड देन सेल्स कैसे किस तरह करनी है, मार्केट शेयर कितना है और कितना आपने गेन करना है, मार्केटिंग मिक्स, वही जो 4 पीस हैं, वो कैसे डेवलप करने हैं। व्हेन यू डिसाइड अबाउट दीज थिंग्स, फिर आप अपने बिजनेस का एनालिसिस करते हो। इस रिव्यू ऑफ सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट प्रोजेक्शन एंड न्यू प्रोडक्ट टू बी आपके बिजनेस को ये चीज सूट करती है कि नहीं करती, कितनी सूट करती है, कितनी सूट नहीं करती, एंड देन यू एक्चुअली गो टुवर्ड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर आप इसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी इसका मटेरियल कहाँ से बाय करना है, क्या है, किस तरीके से, देन यू डिसाइड अबाउट दोज थिंग्स, एंड इवेंचुअली आप इसको वर्कबल मार्केट ऑफरिंग में कन्वर्ट कर देते हैं उस प्रोडक्ट को। वंस दैट इज डन, तो फिर आप फ्री सैम्पलिंग और डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू एक्चुअली मार्केट में इसको टेस्ट करते हैं। किसी अपनी पुरानी फेमस प्रोडक्ट के साथ इसको फ्री कर देते हैं, कभी फ्री सैम्पलिंग घरों में जाके कर रहे होते हैं, कभी इसकी एडवर्टाइजमेंट करके देख रहे होते हैं कि डिमांड क्रिएट होती है कि नहीं होती। सो रियलिस्टिक मार्केट में आप इसको एक्चुअली टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वाकई ये प्रोडक्ट इस काबिल है कि बिक सकती है कि नहीं। विद लेस सप्लाईज आप इसको टेस्ट कर लेते हैं, एंड इफ दैट इज डन, यू गो टुवर्ड्स कमर्शियलाइजेशन, कि अब हमने किस टाइम इसको लॉन्च करना है, कहाँ लॉन्च करना है, और कौन कौन सी हमारी जो है वो मार्केट रोल आउट स्ट्रेटजीज होंगी, ये किस तरीके से मार्केट में लेके आना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप यू स्टार्ट विद बिग सिटीज एंड देन यू मूव टुवर्ड्स स्मॉलर सिटीज। तो ये आप कमर्शियलाइजेशन पूरा जो है प्रोसेस, ये फिर एंड में डिफाइन कर लेते हो। नाउ व्हेन यू आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, आपके पास बड़ा केयरफुल होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन एज अ सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड हाउ टू मेंटेन इट, एंड इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो इस पे विल टेक सम 5 to 7-8 मिनट्स ताकि हमें समझ आ जाए। अब ये देखें, ये जो है दिस इज टाइम, ये जो ग्राफ है दिस इज अबाउट टाइम, कि टाइम इंक्रीज कर रहा है।
एंड दिस इज सेल्स और प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे हैं। रेड लाइन इज टेलिंग यू अबाउट द प्रॉफिट्स। ये जीरो से नीचे क्यों जा रहे हैं आपको ऑब्वियसली आइडिया होना चाहिए। इसको यूजुअली हॉकी स्टिक कहते हैं, इस चीज को हॉकी स्टिक कहते हैं, इसलिए कि शुरू में आपकी सेल्स तो जीरो होती हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट भी माइनस में होता है, बिकॉज अभी पैसा लग रहा है, पैसा आ नहीं रहा। तो इसलिए इस चीज को जरा समझ लें कि शुरू में आपका फिलहाल समझे थोड़ा सा पैसा लगा है, बहुत थोड़ा सा, जीरो से थोड़ा सा कम माइनस में स्पेंड हो रहा है। करते 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 न्यू प्रोडक्ट फेज पे जब जाते हैं तो आपका और ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन जब आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करने लगते हैं तो आपका काफी सारा पैसा लगता है मार्केट में ले जाने के लिए उसको। एंड देन आपने प्रॉपर्ली जब इंट्रोड्यूस कर दी और आप इस लेवल पे पहुंचे हो, नाउ दिस इज द लेवल जहां ये क्रॉस कर रहा है, जिसको आप ब्रेक इवन लेवल कहते हो, which means you are not making any profits, you are not making any losses, break even। and सेल्स ऑल्दो आपकी यहाँ से कुछ ना कुछ सेल्स तो होना शुरू हो गई हैं, बट सेल्स का कुछ पोर्शन होगा तो आप ब्रेक इवन को अचीव करोगे। द मोमेंट यू हैव अचीव ब्रेक इवन एंड थोड़ी सी प्रॉफिट आपका आने लग गया कंपनी का, तो देन देयर इज अ सेकंड स्टेज व्हिच इज नोन एज द ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ में ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होता है, सेल्स इंक्रीज हो रही होती हैं, एंड देन आपका मेच्योरिटी आ जाती है कि जो मैक्सिमम चीज आप बेच सकते थे मार्केट में वो आप बेच रहे हो, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आपका डिक्लाइन फेज आ जाता है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल खत्म हो जाती है। नाउ फर्स्ट, ये जो फेजेस हमने कहा, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, इसका ये मतलब नहीं है कि ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का काम है। हो सकता है आपकी इंट्रोडक्शन को 10 साल लग जाए, हो सकता है आपकी ग्रोथ जो है वो 50 years के लिए होती रहे, हो सकता है आपकी मेच्योरिटी विल लास्ट फॉर 300 years, और आपका डिक्लाइन होते होते आपको 200 years लग गए हैं। सो टाइम को इमेजिन नहीं करना किसी तरीके से भी कि कम या ज्यादा, कम भी हो सकता है। नाउ इसको जो मैनेज करने का एक्चुअली तरीका है, यू नीड टू बी वेल अवेयर फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल फोन्स एंड जितनी भी जो फैड्स हैं, जो फैशन में जल्दी आती हैं, जल्दी चली जाती हैं चीजें या टेक्नोलॉजी है, moment you have reached this maturity phase, the middle of maturity, डिक्लाइन शुरू होने से पहले पहले आप इसको इनोवेट कर देते हैं। कोई उसी चीज में नई चीज ले आते हैं, पैकेजिंग चेंज कर देते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज कर देते हैं, प्राइसिंग में कुछ ले आते हैं ताकि आपकी सेल्स फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाए। The moment this is about to decline, with new innovation you come up with further new innovation and further new innovation and further new innovation and further new innovation। So प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो इंट्रोडक्शन से पहले का पार्ट होता है, जिसमें आपका पैसा बहुत लग रहा होता है, बट वंस इट इज इंट्रोड्यूस्ड you start making sales but not profit, then there's a time when there's a break even, and then you start making profit, and then you start losing profit. The moment you start losing profit, you need to innovate to increase your sales and increase your profits। इस तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इसमें आप 5 स्टेजेस के थ्रू ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं। ये डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हैं चीजों के। स्टाइल्स के टाइम के साथ साथ सेल्स क्या होती है, शुरू में स्टाइल आता है, एक दफा हिट होता है, फिर डिक्लाइन हो जाता है, बट यही स्टाइल दोबारा फिर कभी आ सकता है और फिर वेवी टर्म में रहता है। फैशन फॉर अ स्मॉलर टाइम आता है एंड डिक्लाइन होता है एंड चला जाता है। फैड्स जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, एकदम इनकी ग्रोथ होती है, एकदम इनकी डिक्लाइन होती है, ये ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करते,
बट जो भी सिचुएशन हो, आपको ये आइडिया होना चाहिए. यू कैन ऑल्सो मेक दीज डायग्राम्स. ये थोड़ा सा आपने इसको एक दफा देख लेना है इन स्लाइड्स को. यू हैव दीज स्लाइड्स, मैं फ्लैश भी कर रहा हूँ. दिस इज एवरीथिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट. ओके, हमारा प्राइसिंग का चैप्टर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी तरफ जरा, उसका क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा आता होता है, इसलिए उस तरफ जाना जरूरी है हमारा. ओके, प्राइसिंग. आई एम श्योर कि आपको कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस पता है. कॉस्ट जिस कीमत पे या जो हमारा पैसा या इन्वेस्टमेंट खर्च हो रही होती है किसी चीज को बनाने के लिए. प्राइस जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, एंड इनका जो दोनों का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है. ठीक है. सो प्राइस एक्चुअली है क्या? इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर for a product or a service, or sum of all the value that customers exchange for the benefit of having or using the product or services. So जो भी customer से आपको gain होता है, that is known as price. Mainly understanding is how much money they are giving you for a particular product is the price. अब आपको अगर वो 10 रुपीज की प्रोडक्ट आपको पड़ी है, 12 की आप बेच रहे हो, तो 2 रुपीज आपका प्रॉफिट है. दिस इज योर कॉस्ट, दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर प्रॉफिट. ये सिंपल इसका मेथड है. नाउ डिफरेंट किस्म की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं. किस तरीके से आपने प्राइसिंग करनी है वो डिफरेंट है. पहली चीज, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. ये क्या यूज करता है? यूजेस बायर्स परसेप्शन ऑफ द वैल्यू रादर देन द सेलर्स कॉस्ट. फॉर एग्जांपल, आपको एक चीज 10 रुपए की पड़ी है, ये इसकी कॉस्ट है, लेकिन कस्टमर इस चीज को अज्यूम करता है, या उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये 50 रुपीज की प्रोडक्ट है. कस्टमर के जहन में ये वैल्यू है. तो आप क्या करेंगे कि आप इसको इग्नोर करेंगे, आप सिंपली इस चीज को 45 रुपीज में सेल कर देंगे. कितना मार्जिन है? बहुत ज्यादा मार्जिन है. बट बिकॉज कस्टमर इसको अज्यूम कर रहा है कि ये 50 रुपीज तक की चीज है, तो आप ये प्राइसिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स है. इलेक्ट्रॉनिक्स में अब तो खैर सॉफ्टवेयर की भी प्राइस होती है, बट पहले हार्डवेयर की जो प्राइस थी वो कुछ ज्यादा नहीं थी. वो सिलिका से और सैंड से और आयरन और थोड़ा बहुत उसमें कॉपर और जो चीजें यूज होती थी, अगर उन सारी चीजों की प्राइस देखें तो कोई प्राइस नहीं है खास. बट बिकॉज कस्टमर उस इलेक्ट्रॉनिक्स को, टेलीविजन को या किसी चीज को बहुत ज्यादा वैल्यूबल समझता था, तो प्राइसिंग ज्यादा होती है. सो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जो है इज अ कस्टमर ड्रिवन स्ट्रेटजी. बिकॉज कस्टमर की परसेप्शन डिफरेंट है, इसलिए आप उसको ज्यादा पैसे की बेच सकते हो. कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज प्रोडक्ट ड्रिवन. इसको मैं जरा आपको बताता हूँ कि कॉस्ट बेस्ड एक्चुअली है क्या. ना वैल्यू बेस्ड आपको समझ आ गई कि कस्टमर कितनी वैल्यू करता है, जितने की भी वो बनी है
दैट इज अ सेपरेट इशू। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग ये है कि आपने एक स्ट्रेटजी रखी हुई है कि हमारी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है 10% पे। ओके फाइन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस मीन्स कि आपको अगर 10 रुपए की प्रोडक्ट पड़ रही है, आपने इसमें 10% ऐड करके विच इज 1 रुपी, आप इसको 11 रुपीज की बेच दोगे, 1 रुपया आपको फायदा हो जाएगा। अगर आपने 20 रुपीज की कोई प्रोडक्ट बनाई है तो आप उसको 22 रुपीज की बेच दोगे, बिकॉज आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है वो बेस है और 10% कॉस्ट बेस्ड है, तो आपको 2 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह अगर ये चीज महंगी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉस्ट ज्यादा करने लग जाती है, ये 12 रुपीज कॉस्ट करने लग जाती है, तो आप इसको हो सकता है 13 रुपीज की बेचना शुरू हो जाओ एंड 2 रुपीज आपको, सॉरी 1 रुपी आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। कॉस्ट बेस में ये होता है, बट वैल्यू बेस में आप देखते हो कि बायर की परसेप्शन क्या है उस चीज के बारे में, एंड देन यू सेट द प्राइस। प्राइस इज सेट टू मैच परसीव्ड वैल्यू। ठीक है, दोनों तरफ से जो भी वैल्यू परसीव की जा रही हो उस हिसाब से भी जो प्राइसिंग है उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अब कुछ लोग जो हैं वो ये मेथड यूज करते हैं, गुड वैल्यू प्राइसिंग। वो कहते हैं जहां भी कॉस्ट को भी छोड़ें जो भी है, और कस्टमर क्या सोचता है कि जो भी है इसको छोड़ दें, एक्चुअली इस चीज पे जाएं कि कितने कम पैसे में कितना बेहतर प्रोडक्ट हम दे सकते हैं ताकि हमें भी प्रॉफिट हो जाए और कस्टमर को भी अच्छा लगे उस प्रोडक्ट को यूज करके। तो ये गुड वैल्यू है, इट्स जस्ट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विस एट अ फेयर प्राइस। तो इसमें आप कस्टमर की वैल्यू को जरूर देखते हैं, अपनी कॉस्ट को जरूर देखते हैं, बट किसी एक पे रिलाय नहीं करते, आप देखते हैं कि किससे हम बहुत बेहतर चीज बना सकते हैं। देन ये स्ट्रेटजी है, ये वॉलमार्ट ने एक्चुअली स्टार्ट की थी, एवरीडे लो प्राइसिंग। ये आप कॉन्स्टेंटली लो प्राइसेस पे चलते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिटेल स्टोर्स इसी चीज पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि एवरीडे लो प्राइसिंग है, तो आप हमेशा लो प्राइसिंग पे ही चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री आउटलेट्स जो हैं वो आपको पता है कि मेन आउटलेट से हमेशा कुछ ना कुछ कमी पे ही चीजें बेचेंगे, तो वो भी एवरीडे लो प्राइसेस का ही कॉन्सेप्ट तकरीबन आ जाता है। देन हाई लो प्राइसेस involves charging higher prices on an everyday basis but running frequent promotions and lower prices temporarily on selected items. For example, आप कभी KFC मैकडॉनल्ड्स की वेबसाइट पे जाएं तो ऑनलाइन ऑर्डर्स को प्रेफर करने के लिए, ताकि उनका पैसा बच जाए कॉल सेंटर का, उन्होंने किसी एक डील पे इंतहाई लो प्राइस लगाई होती है फॉर 1 डे। इसी तरह बहुत सारे स्टोर्स ये करते हैं कि हाई लो प्राइसिंग करते हैं, कि वैसे नॉर्मली प्राइसेस बड़ी हाई होती हैं, कोई एक ऐसा दिन लगा देते हैं जिसमें लो प्राइस होती है और लोग भाग के आते हैं, सारी सेल हो जाती है, तो उनके आगे कॉस्ट के कुछ बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, वो अलहदा फाइनेंस का इशू होता है। बट दिस इज हाउ दे डील विद इट, मेनली हाई प्राइसेस बट समटाइम्स लो प्राइसेस फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स। वैल्यू एडेड प्राइसिंग, ये क्या करते हैं, दे अटैच वैल्यू एडेड फीचर्स एंड सर्विसेज टू डिफरेंशिएट द कंपनीज ऑफर एंड दस देयर हायर प्राइस। प्राइस वही रखते हैं, उसके साथ कुछ चीज फ्री कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार है, तो कार की प्राइस डिक्रीज नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ कहेंगे कि आपको हम नेविगेशन सिस्टम फ्री दे देते हैं। उसके साथ कह देते हैं कि हम आपको फॉर एग्जांपल मैट कवर्स दे देते हैं, आपको हम लेदर सीट्स दे देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज
वैल्यू एडिशन वाली चीज कर देते हैं। इसी तरह आपने देखा बहुत सारे पैक्स जो डिटर्जेंट्स वगैरह के पैक्स के साथ कुछ ना कुछ सोप या कोई ऐसी चीज अटैच कर देते हैं, उसकी एक्चुअल प्राइस नहीं कम करते, बट कोई और वैल्यू एडेड सर्विसेज उसमें अटैच कर देते हैं। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया कि जिस कॉस्ट पे आपको वो प्रोडक्ट पड़ती है, उस कॉस्ट पे कुछ पोर्शन आप ऊपर लगा के लोगों को सेल कर देते हैं। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग भी है, सेटिंग prices based on competitors' strategies, cost, price, and market offerings. For example, इन्होंने जो इस तरह आपके पास GNC एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, वो एज कंपेयर टू अदर कंपनीज बड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आप उसी तरह की पैकेट्स बना के और उसी तरह की आप फॉर एग्जांपल कैल्शियम टैबलेट्स हैं, तो वहां अगर 4000 की मिल रही हैं एक पैक, तो आप कंपेटिटर को देखते हुए उसको 3000 का पैक बना देते हैं। लेकिन अब आपका जो बेंचमार्क था प्राइस सेट करने का, दैट वाज नॉट कॉस्ट, दैट वाज नॉट वैल्यू, बट इट वाज योर कंपेटिटर कि वो कितने की सेल कर रहा है और मैं कितने की सेल कर सकता हूँ। इसमें एक स्किमिंग प्राइसेस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्किमिंग प्राइसिंग, आई थिंक वो स्लाइड कहीं मिस हो गई है। स्किमिंग प्राइसिंग का मतलब होता है कि आप जब नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो आप उसकी बहुत हाई वैल्यू रखते हो। ये सोनी एक्चुअली करता था, अब नहीं करता, बट पहले करता था ये। वो टेलीविजन लॉन्च करते थे बहुत एक्सपेंसिव, उस मॉडल से पैसा कमाते थे ऐसे लोगों से जो एलीट क्लास के लोग होते थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था। फिर उसी मॉडल की प्राइसिंग थोड़ी सी और कम कर देते थे ओवर द इयर्स और ओवर सम टाइम, तो मिडिल क्लास से पैसा कमाते थे। फिर कुछ टाइम बाद वो इतनी कम कर देते थे कि लोअर मिडिल क्लास से पैसा कमाते थे। अब स्किमिंग प्राइसेस को इसलिए कहते हैं कि आप स्किम करते रहते हैं, टॉप से पैसा स्किम किया, नीचे चले गए, इनसे स्किम किया, इनसे स्किम किया, तो हर लेवल पे जो जो आपके कस्टमर्स अवेलेबल हैं, सबसे आप पैसा आहिस्ता आहिस्ता स्किम करते रहते हैं, बट स्टेप वाइज, पहले इस क्लास से, फिर इस क्लास से, फिर इस क्लास से। तो वो स्किमिंग प्राइसेस जो है वो यूज हो रही होती थी। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस, who should set the prices? ऑब्वियसली हम कहेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बट कंज्यूमर सेट कर सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सेट कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सेट कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम हु कैन इन्फ्लुएंस प्राइसेस? ऑब्वियस, आपके कंपेटिटर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कस्टमर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मार्केट कंडीशंस इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, आपके लॉज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड कस्टमर को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं सेटिंग द प्राइसेस। आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कर सकते हैं, आप अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कर सकते हैं, आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज करके दे सकती हैं। तो इसमें देयर हैज टू बी समबडी और सम मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप प्राइसेस सेट कर सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना होता है। द मार्केट एंड डिमांड, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि आप किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं और किस तरह की डिमांड्स और किस तरह की चीजें। बिफोर सेटिंग प्राइसेस, the the marketer must understand the relationship between price and demand for its products. Obviously, ये तो आपको इकोनॉमिक्स में और वैसे ही मार्केटिंग में देखना पड़ता है किस चीज की डिमांड ज्यादा है, कम है, क्या है, फिर आप प्राइसिंग सेट कर रहे होते हो। ये मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से कोशिश करता हूँ समझा दूं, देन वील कम टू दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्केट स्ट्रक्चर है ये, मसलन प्योर मोनोपोली, मोनो मीन्स वन,
इफ इन वन मार्केट देयर इज ओनली वन सेलर, तो वो प्योर मोनोपोली होगी। आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वाज द ओनली सोर्स, सपोज कर लें कि इफ इट इज द ओनली सोर्स जो आपको कोरियर सर्विस प्रोवाइड करता है, तो प्योर मोनोपोली है। ड्यूओपली होती है इसमें, इफ यू हैव टू सेलर्स इन द मार्केट, उससे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है, चीजें कुछ बेहतर हो जाती है। ओलिगोपोली, जिसमें आपके पास फ्यू सेलर्स होते हैं बट नोन सेलर होते हैं। मसलन आपके कितने लोग अभी पेट्रोल बेच रहे हैं पाकिस्तान में, दे आर फ्यू बट दे आर नोन। देन इसी में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाता है कि है तो एक एक सेलर उनका, बट वो आपस में एक दूसरे को compete भी कर रहे होते हैं। एंड लास्टली हमारे पास आ जाता है प्योर कंपटीशन। ये इतने लोग ज्यादा होते हैं कि जब तक आप इनको काउंट करके हटेंगे तो हो सकता है कि और कुछ लोग वहां आ गए हों। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी पीपल आर सेलिंग एग्स इन पाकिस्तान और इन इस्लामाबाद? ठीक है, सो ये भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है। ये फ्यू सेलर्स हैं और ये वन सेलर है, वन या टू, मैंने ड्यूओपली बताई। सो जैसे जैसे आप इसमें ऊपर जाते रहते हैं, कंपटीशन इंक्रीज होता रहता है। तो आपको देखना है कि आप किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, एंड उस हिसाब से आपने देखना है कि आपने प्राइसिंग क्या सेट करनी है। नाउ ये लास्ट हमारा इसमें है क्वेश्चन। ये बहुत दफा आया होता है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को सेट करने के 5 स्टेप्स बताएं या स्टेप्स बताएं या प्रोसेस बताएं। तो एक्चुअली ये इसके स्टेप्स हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत सारी चीजों को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 5 हेडिंग्स हैं कि आइडेंटिफाई द टारगेट कंज्यूमर्स। अब आपने इसको अगर खींचना है तो उसका सिंपल मतलब ये है कि मार्केट सेगमेंटेशन। इस क्वेश्चन में अगर ज्यादा लिखने की जरूरत हो, हु यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट टू, तो आप इसमें कोई एक प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेंगे और आप बताएंगे कि फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई योर टारगेट कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेलिंग a new brand of coffee, तो you will sell it to which segment? यंग लोगों को सेल करेंगे, मिडिल क्लास में करेंगे, लोअर क्लास में करेंगे, अपर क्लास में करेंगे, क्या चीज है? तो सेगमेंटेशन की काफी डिटेल्स आप यहाँ बता सकते हो कि सबसे पहले आपको आपका कस्टमर पता होना चाहिए कि कौन से लोग कॉफी पीने वाले हैं। देन कंडक्ट मार्केट एंड कंपेटिटर रिसर्च। क्या पाकिस्तान में वो लोग हैं जो कॉफी पीते हैं या नहीं है? हैं तो कितना प्रोपोर्शन है, किस तरह के लोग हैं? ऑब्वियसली ये चीज आपने पहले अज्यूम की है, इसको आप यहां कंफर्म करेंगे। एंड कंपेटिटर रिसर्च करेंगे कि क्या कॉफी सेलर्स और भी पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं या नहीं है। हाउ मच पीपल वांट टू पे, फॉर हाउ मच अदर्स आर सेलिंग। कस्टमर सर्वे करवा सकते हैं आप, बिकॉज ये प्राइसिंग सेट करने के लिए है ना, प्राइस कितनी सेट करनी है, इंडस्ट्री की प्राइसिंग क्या है, कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। सो आपने मार्केट का और कंपेटिटर का एनालिसिस करना है अबाउट दी प्राइसिंग। फिर आपने इस प्राइसिंग, फॉर एग्जांपल, यहां आपको ये पता चला कि पीपल आर रेडी टू पे
15 rupees for this product, और जो मार्केट में रेंज हो रही है दैट इज 13 to 20 रुपीज की सेल हो रही है। ठीक है, आपको कुछ फेयर आइडिया हो गया कि ये हालात है। अब आपने अपना भी तो एनालिसिस करना है। सबसे पहले आपने अपना एनालिसिस करना है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट यू टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस, एंड देन आफ्टर दैट कैन यू मेक एनी प्रॉफिट मार्जिन। फॉर एग्जांपल, ये मार्केट में इसकी प्राइस ऑलरेडी चल रही है, इतना कस्टमर पे करना चाहते हैं। सपोज अगर मुझे ये इसकी कॉस्ट समहाउ 23 रुपीज पड़ रही है, तो फिर तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए कोई ठीक चीज नहीं है। फिर या तो मैं इसकी क्वालिटी डाउन करूंगा, या मैं इसमें डिफरेंशिएशन लेके आऊंगा, या कुछ ऐसी चीज करूंगा ताकि ये 23 रुपीज की कॉस्ट करके 25 की बिक सके। अदरवाइज इफ इट इज कॉस्टिंग मी 10 रुपीज, तो ये तो बहुत अच्छा है। फिर आप इसको लॉन्च कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 12 रुपीज पे लॉन्च कर सकते हो, 13 पे कर सकते हो, बिकॉज 15 इज समथिंग दैट पीपल आर रेडी टू पे। एंड देन आपने अपने कुछ और बिजनेस गोल्स को देखने हैं, बिकॉज ये अगर न्यू प्रोडक्ट है तभी उसकी आप प्राइसिंग सेट कर रहे हो। तो अपने बिजनेस गोल्स क्या देखने हैं? डू यू होप द न्यू प्रोडक्ट इंक्रीज प्रॉफिटेबली? ये तो नहीं है कि फौरन खत्म हो जाएगी और इसका फायदा नहीं रहेगा। और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग कैश फ्लो, क्या अभी जितने पैसे आ रहे हैं उससे ज्यादा पैसे इस प्रोडक्ट की वजह से आना शुरू होंगे कि नहीं होंगे? आर यू अ न्यू बिजनेस एमिंग फॉर मार्केट पेनिट्रेशन? ये हमने जो उसमें स्ट्रेटजीज में किया था कि पेनिट्रेशन के लिए जा रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जा रही हैं, क्या क्या आप एक्चुअली करना चाह रहे हैं? आर यू यूजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड लुकिंग टू कंज्यूमर नीड्स? क्या आपको एडिशनल सोर्सेज की और उन चीजों की जरूरत तो नहीं है? आर यू होपिंग टू रीच और केटर अ न्यू डेमोग्राफिक? बिकॉज उसके अपने चैलेंजेस होंगे एंड अपने उसके तरीके होंगे। वंस यू हैव कंसिडर्ड दीज फैक्टर्स, आपके लिए ये चीजें फिजिबल हैं कॉस्ट के बाद और भी फैक्टर्स प्राइसिंग में, देन यू कैन गो विद प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूट कर दें उसको, चला लें। एंड देन इफ यू फील कि प्राइसिंग की वजह से कोई इशू आया है, अगेन यू नीड टू गो बैक टू दिस स्टेप और समटाइम्स दिस स्टेप, इसको दोबारा से प्राइसिंग को ठीक करने के लिए। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आस्क्ड, बट प्लीज इसको जरा ये देखना कि इट इज आस्क्ड with different wording. What is the process of pricing, setting pricing? What is the process of setting value-based pricing? What is the process of setting pricing for new product? How do you set the pricing of something? So इस तरीके से different आ सकता है, but ये जो steps हैं या process है वो सारा इसी में ही define होता है।